व्योमकेश ध्यान में बोल पड़ा। यही आदमी उस दिन मेरे साथ अभद्रता कर रहा था। आश्चर्य नहीं, शरीर अब कठोर होने लगा है। शायद अनादि हलदार रेलिंग के पास खड़ा होकर सड़क पर आतिशबाजी देख रहा था। व्योमकेश ने सड़क की दूसरी ओर बड़े घर की तरफ देखा और कहा, लेकिन गोली कहाँ गई? शरीर के भीतर नहीं है, शरीर को फाड़कर बाहर निकल गई। अगर व्योमकेश की धारणा सही है तो गोली बालकनी की दीवार में लगी हुई मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने दीवार, छत या फर्श पर कहीं भी गोली या उसके निशान नहीं पाए। बंदूक की गोली कभी कभी शरीर को भेद कर तिरछी दिशा में निकल जाती है, या शायद अनादि हलदार तिरछी मुद्रा में खड़े थे, इसलिए गोली बालकनी के किनारे की खाली जगह से बाहर चली गई। लेकिन जिस तरह शव पड़ा था उससे लगता था कि अनादि हलदार सड़क की ओर सीधे खड़े थे। सीने में गोली लगने पर वहीं बैठ गए और फिर पास की ओर ढलक कर गिरे। सामने सड़क के दूसरी ओर वही बड़ा घर था, लगभग 70-80 फीट की दूरी पर। हो सकता है गोली उस घर की दूसरी या तीसरी मंजिल की किसी खिड़की से चली हो। बालकनी पर गोली का कोई निशान न देखकर व्योमकेश फिर झुककर शव का निरीक्षण करने लगे। बागपोश हटाने पर देखा कि निचले हिस्से में धोती की काठी खुली हुई थी। कमर पर घूस की तरह एक मोटा काला धागा नजर आया। उसी घूस में एक चाबी बंधी थी। व्योमकेश ने चाबी हिला झुला कर देखा, फिर सावधानी से खोलकर शव पर बागपोश वापस ढक दिया और कहा, चलो देख लिया। बाहर अभी भी रात का अंधेरा था। सड़क पर सब्जियों से भरी गाड़ियां चलने लगी। कोलकाता शहर की विशाल भूख मिटाने की तैयारी चल रही थी। घर लौटकर देखा कि जो 4 लोग कमरे में थे वे पहले की तरह खड़े थे। कोई हिला नहीं। व्योमकेश ने हाथ में चाबी दिखाते हुए कहा, शव की कमर पर यही चाबी थी। ये चाबी कहाँ की है? एक एक करके चारों के चेहरे देखे। सब एक ही नज़र से चाबी की ओर देख रहे थे। केवल न्यापा के चेहरे पर डर दिख रहा था। आखिरकार नन्हीबाला बोली, अनादि हलदर के सोने वाले कमरे में लोहे की अलमारी है, यही उसकी चाबी है। लोहे की अलमारी में क्या है? पैसे? सब ने सिर हिलाया। किसी को कुछ पता नहीं। नन्हीबाला बोली, मैं कैसे जानूं? अनादि किसी को अलमारी छूने नहीं देते थे। कोई पास जाता तो चिल्ला उठते। वो प्रभात की ओर देखकर रुक गई। न्यापा हकलाकर बोला, अलमारी में शायद पैसे नहीं रहते थे, मालिक पैसे बैंक में रखते थे। व्योमकेश चाबी जेब में रखकर बोले, अलमारी में क्या है बाद में देखा जाएगा। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। घर में आने जाने के रास्ते कितने हैं? सभी ने टूटे दरवाजे की ओर इशारा किया। सिर्फ वही एक। और कोई दरवाज़ा नहीं? नहीं। व्योमकेश बेंच के किनारे बैठकर बोले, ठीक है, इसका मतलब जब अनादि हलदर की मौत हुई तब घर में कोई नहीं था, गोली बाहर से आई है। प्रभात बाबू, आप बताइए, आप कब घर से निकले थे? प्रभात ज़मीन की ओर नज़र गड़ाए कुछ देर अपने अस्त व्यस्त बालों में हाथ फेरते रहे, फिर आंखें उठाकर बोले, मैं माँ के साथ बाहर गया था, लगभग 8:30 बजे के समय। ओह, तो आप दोनों साथ में निकले थे? हाँ, माँ फिल्म देखने गई थी, प्रभात बोला। ऐसा है, कहकर व्योमकेश ने नन्हीबाला की ओर देखा। नन्हीबाला बोली, मुझे तो बहुत कम मौका मिलता है सिनेमा देखने का, 9 महीने में एक बार। कल शियालदह के पास एक सिनेमा हॉल में जय माँ काली चल रही थी, तो सोचा देख आऊँ। इस घर में तो रात का खाना पीना 8 बजे तक खत्म हो जाता है, इसलिए रात के शो में गई थी, प्रभात ने कहा। व्योमकेश ने उन्हें रोकते हुए पूछा, जब आप लोग निकले थे तब घर में कौन कौन था? प्रभात बोला, सिर्फ अनादि बाबू थे, नृपेंद्र बाबू तो 8 बजे के बाद ही निकल गए थे। व्योमकेश ने नापा की ओर देखा, पर नापा कहाँ है? वह अब तक अंदर की तरफ वाले एक दरवाजे के पास खड़ा था। कब वह चुपचाप गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। व्योमकेश ने हैरानी से नन्हीबाला की ओर मुड़कर हाथ के इशारे से पूछा। नन्हीबाला ने उंगली से इशारा करते हुए धीरे से बताया, नापा उसी दरवाजे से अंदर गया है। व्योमकेश बिल्ली के जैसे हल्के कदमों से उधर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे गया। थोड़ा सा संकरा गलियारा था, फिर एक कमरा, अंदर रोशनी जल रही थी। हमने झाँक कर देखा,
कमरे के कोने में नापा एक टेबल की दराज खोलकर अंदर हाथ डालकर कुछ बहुत बेचैनी से खोज रहा था। जब उसने हमें दरवाजे पर देखा तो घबरा कर झट से खड़ा हो गया और दराज बंद कर दी। हम अंदर गए। व्योमकेश ने ठंडे स्वर में पूछा, ये तुम्हारा कमरा है? नापा कुछ पल तक चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, हाँ, मेरा ही कमरा है। बिना बताए यहाँ क्यों आए? क्या कर रहे थे? नापा ने फीकी हंसी लाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सिगरेट पीने आया था। वो मिल नहीं रही थी। पर वो झूठ साफ झलक रहा था, क्योंकि सिगरेट का पैकेट तो टेबल के कोने में ही रखा था। व्योमकेश बोला, वो क्या है? लगता तो सिगरेट का पैकेट ही है। नापा जैसे डर कर सिहर उठा। ओ हाँ, माचिस नहीं मिल रही थी। व्योमकेश ने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपनी जेब से माचिस निकाल कर कहा, ये लो। नापा ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और सिगरेट सुलगाई। मैंने कमरे के चारों ओर नज़र डाली। छोटा सा कमरा था। तख्तपोश पर बिछा बिस्तर, एक दराज वाली टेबल और उसके साथ एक कुर्सी। कमरे में एक लोहे की सलाखों वाली खिड़की थी जो खुली हुई थी। व्योमकेश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी उसके साथ गया। आसमान में अब हल्का उजाला हो रहा था। खिड़की से आधा बना एक नया मकान दिख रहा था। बीच में एक गहरी खाई जैसी गली थी। इसी बीच व्योमकेश ने अचानक पूछा, नृपेन बाबू, आपका घर कहाँ है? इस अप्रत्याशित सवाल पर नृपेन लगभग उछल पड़ा। वो टेबल के किनारे टिक कर सिगरेट के लंबे कश ले रहा था। फिर आंखें चौड़ी कर बोला, घर? क्या? हाँ, घर। आपका निवास कहाँ है? कौन जिले में? नृपेन कुछ हकला गया, फिर बोला, निवास 24 परगना में, डायमंड हार्बर लाइन के खेजूरहाट गांव में। व्योमकेश खिड़की से मुड़कर नृपेन की ओर देखता रहा, फिर बोला, खेजूरहाट? आप खेजूरहाट के रमेश मलिक को जानते हैं? नृपेन ने जली हुई सिगरेट फेंक दी और भारी आवाज़ में बोला, जानता हूँ, वह हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं। खेजूरहाट में आपके और कौन है? कोई नहीं। पिता नहीं है? नहीं। ठीक है, आपका पूरा नाम क्या है? नृपेन दत्त। व्योमकेश उसके पास जाकर थोड़ा नरमी से बोला, नृपेन बाबू, आपको देखकर लगता है आप मेहनती आदमी हैं। आप कब से अनादि बाबू के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं? नृपेन ने थोड़ा सोचकर कहा, लगभग 4 साल से। 4 साल? इतने दिन टिक गए आप? नृपेन चुप रहा। अनादि बाबू के कोई दुश्मन थे, या आप ज़रूर जानते होंगे। नृपेन ने लाचार होकर ऊपर देखा। किसका नाम लो? जिनसे भी उनका परिचय था उन्हीं से झगड़ा था। लड़ना झगड़ना तो उनका स्वभाव था। घर वालों से भी झगड़ा करते थे, सबको डांटते थे, मगर हम नौकर थे, चुप रहना पड़ता था। सिर्फ केष्ट बाबू कभी कभी जवाब दे देते थे। प्रभात को भी गालियाँ देते थे। सीधी गाली नहीं, लेकिन मौका मिलते ही ताना मारते थे। हालांकि प्रभात बाबू ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, वो छोड़िए, बताइए कल रात आप कब घर से निकले थे? 8 बजे के बाद। वापस कब आए? लगभग 1 बजे। जब लौटा तो ननीबाला देवी और प्रभात बाबू दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 8 बजे से 1 बजे तक कहाँ थे? सिनेमा देखने गया था। आप भी जय मां काली देखने गए थे? नहीं, मैं एक अंग्रेज़ी फिल्म देखने गया था। ओह, इतनी रात में लौटे कैसे? ध्यान दिया कि नृपेन व्योमकेश के सवालों के जवाब देते देते अब काफ़ी शांत हो गया है। पहले जैसी डर और बेचैनी अब नहीं दिख रही। व्योमकेश बोला, चलो अब उस कमरे में चलते हैं। तीनों उस कमरे में गए और देखा कि केष्ट बाबू और प्रभात बेंच के दोनों कोनों में बैठे हैं। केष्ट बाबू चुपचाप बैठे प्रभात को देख रहे हैं। प्रभात चिंतामग्न होकर ठोड़ी पर उंगली रखे बैठे हैं। ननीबाला ज़मीन पर पैर फैलाकर दीवार से लगी झपकी ले रही है। हमारे आने पर सभी सीधे हो गए। प्रभात बेंच छोड़कर खड़ा हुआ और धीरे धीरे बोला, बैठ जाइए। व्योमकेश ने कहा, बैठेंगे नहीं, अब सुबह हो गई है, हमें घर लौटना होगा। हो सकता है कि पुलिस अभी आ जाए। अगर पुलिस हमें देख ले तो उनका मूड खराब हो सकता है। आप सभी ध्यान रखें, किसी पर दोष थोपने की कोशिश मत करना, इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। पुलिस शायद सभी को पकड़कर हवालात में डाल दे। सभी चुप हो गए।
प्रभात बाबू, अब आपकी बारी। कल आपने अपनी माँ को सिनेमा पहुँचाया, फिर खुद सिनेमा नहीं देखा? प्रभात बोला, नहीं, मैंने टिकट लेकर माँ को सिनेमा में बैठा दिया और खुद अपनी दुकान चला गया। ओह, रात 8:30 बजे के बाद दुकान गए? हाँ, दिवाली की रात थी, दुकान रोशनी से सजाई थी। फिर 11:45 बजे दुकान बंद करके फिर सिनेमा गया, वहाँ से माँ को लेकर वापस आया। तो अंदाजतन 9 बजे से 11:45 बजे तक आप दुकान में ही थे। दुकान में कोई और था? गुरुंग था, दरवाजे के सामने पहरा दे रहा था। गुरुंग मतलब पुरखा दरबान? कोई ग्राहक आया? नहीं। सारी रात दुकान में बैठे बैठे क्या करते रहे? कुछ नहीं, पीछे के कक्ष में बैठकर किताबें बनवा रहा था। अच्छा, वो बात अलग। अनादि हलदार के साथ आपकी कोई संभावना थी? प्रभात ने क्रोधित होकर आंखें उठाई। नहीं, उन्होंने मुझे पहले अपने भरोसे में लिया था, पहले अच्छे से बर्ताव किया, फिर धीरे धीरे उनका मन बदल गया। अच्छा, उन्होंने आपको भरोसे में क्यों लिया? ये मैं नहीं जानता। पहले अच्छा बर्ताव किया, फिर मन मिजाज बदल गया, इसका कोई कारण था? शायद था, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। प्रभात थक कर फिर बेंच पर बैठ गया। व्योमकेश ने उसे दयालु दृष्टि से देखा और कहा, आप थोड़ी देर आराम कर ले, पुलिस कभी भी आ सकती है, फिर शायद आराम न मिले। लेकिन प्रभात ने सिर्फ सिर हिलाकर नकार दिया। व्योमकेश तब ननीबाला की ओर मुड़ा और कहा, आपके साथ भी तो अनादि हलदर का कोई संबंध नहीं था? ननीबाला ने चेहरा और आंखें दोनों फैलाकर लगभग रोते हुए कहा, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया व्योमकेश। मैं बुजुर्ग की नज़रों में कांटा थी। प्रभात को बुजुर्ग पसंद करते थे, लेकिन मुझे देख ही नहीं सकते थे। रात दिन बहाना ढूंढते रहते थे, कुछ भी मिलते ही दांत पीसते। ऐसा नीच और अंदरूनी स्वभाव। ननीबाला बीच में ही रुक गई। अनादि हलदर मर गए हैं, लेकिन उनका शव पास ही पड़ा है। ये बात याद आते ही उन्होंने खुद को संभाला। इसके अलावा अनादि के साथ उनके असभ्य व्यवहार का उल्लेख करना उचित नहीं समझा, और ये बात थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आई। केशव बाबू ने भी इस ओर संकेत किया। हंसी की तरह खिंचाव करती आवाज़ निकालते हुए कहा, तो केवल मेरे साथ ही अनादि का झगड़ा नहीं था? प्रभात ने एक बार गर्दन मोड़कर उनकी ओर देखा। व्योमकेश ने कहा, इस बात का कोई मतलब नहीं है। दिख रहा है कि सभी के साथ अनादि हलदर का झगड़ा था। इससे कुछ सबूत नहीं बनते। हत्या करने के लिए जैसे हत्या की इच्छा होना चाहिए, वैसे ही मौका भी ज़रूरी है। व्योमकेश ने ननीबाला की ओर मुड़कर कहा, कल आपने फिल्म कैसी देखी? ननीबाला फिर हंसकर देखने लगी। हाँ, फिल्म। क्या आपने फिल्म आखिर तक देखी? इतने में ननीबाला शायद सवाल का मकसद समझ गई और बोली, अरे माँ, हाँ, पूरा देखा, बिल्कुल शुरू से अंत तक। फिल्म खत्म हुई, फिर बाहर निकले। मैं बाहर खड़ी हुई थी, तभी प्रभात आया और उसके साथ घर आ गई। घर आकर देखा। व्योमकेश ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, अब चलो अनादि हलदर के सोने वाले कमरे में चलते हैं। लोहे की अलमारी देखनी होगी। हम 6 लोग मिलकर अनादि हलदर के शयन कक्ष की ओर बढ़े। कुछ दिन पहले जिस कमरे में अनादि हलदर से हमारी बात हुई थी, उसी के साइड का कमरा था। नृपेन दरवाजे के पास जाकर स्विच दबाकर बत्ती जला देता है। कमरा आकार और रूप में नृपेन के कमरे जैसा ही था, बस घर के दूसरे सिरे पर एक लोहे की सलाखों वाली खिड़की खुली हुई थी। कमरे में एक पलंग था और उसके सिवाय एक स्टील की अलमारी, और कुछ भी नहीं। हम सब कमरे में घुसे तो जगह थोड़ी तंग लगने लगी। व्योमकेश ने कहा, तुम सबको इस कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। केष्ट बाबू, आप बेहतर है कि दूसरे कमरे में जाएं। सीढ़ी का ताला टूटा हुआ है, पुलिस कभी भी आ सकती है। अलमारी के अंदर क्या है ये जानने की जिज्ञासा हर किसी के जैसा केष्ट बाबू को भी थी, पर उन्होंने कहा, कोई फ़र्क नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। पर क्या इस वक्त मुझे एक प्याली गर्म चाय मिल सकती है? कहकर वे तृषित मन से हाथ रगड़ने लगे। व्योमकेश ने कहा, चाय होती तो अच्छा रहता। फिर उसने ननीबाला की तरफ देखते हुए पूछा। ननीबाला अनिच्छा से बोली, मैं बना सकती हूँ, लेकिन दूध तो नहीं है। व्योमकेश ने कहा, दूध की जगह नींबू का रस चला जाएगा। केष्ट बाबू गहरी आवाज़ में बोले, अदरक 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 के रस से चाय पियो, सेहत ठीक रहेगी। व्योमकेश बोले, अदरक का रस भी चलेगा।
ननीबाला और केष्ट बाबू कमरे से बाहर चले गए। नृपेन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, मुझे चाहिए क्या? व्योमकेश ने कहा, आपकी ज़रूरत ही है। प्रभात बाबू अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। प्रभात थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर कुछ बोले बिना धीरे धीरे चला गया। अब हम दो, व्योमकेश और मैं और नृपेन कमरे में रह गए। कमरे में विशेष देखने लायक कुछ नहीं था। पलंग पर बिछौना बिछा था, साफ बिछौना, पिछले रात इस्तेमाल नहीं हुआ। दीवार पर एक धोती टंगी थी, एक कोने में ढकी हुई पानी की मटकी। व्योमकेश इधर उधर देखते हुए अपनी जेब से चाबी निकालते हैं। अलमारी नई थी, रंग वार्निश किए हुए लकड़ी जैसा, लंबी और पतली आकृति, बहुत मजबूत। व्योमकेश चाबी घुमाकर अलमारी का ताला खोलते हैं। मैं और नृपेन उत्साहपूर्वक अंदर झांकते हैं। अंदर चारों ओर किताबें रखी थी। सबसे ऊपरी हिस्से से लेकर दूसरी तरफ तक एक पूरी पंक्ति किताबों की लगी थी। बीच बीच में टूटी हुई दांत जैसी खाली जगह थी। कुछ किताबों की पीठ पर सोने के रंग में नाम लिखा था, कृतिवास रामायण, महाजन पदावली। व्योमकेश ने कुछ और किताबें बाहर निकाल कर देखा। ज़्यादातर बटतलर, स्थानीय और सस्ते कागज़ की किताबें थी, लेकिन बंधाई अच्छी थी। शायद प्रभात ने इन्हें बांधा था। व्योमकेश ने नृपेन से पूछा, अनादि हलदर बहुत किताबें पढ़ते थे? नृपेन सूखी आवाज़ में बोला, कभी पढ़ते नहीं देखा। घर में और कोई किताबें पढ़ता है? प्रभात बाबू पढ़ते हैं, मैं भी मौका मिले तो पढ़ता हूँ, लेकिन मालिक की अलमारी में जो किताबें हैं वो मैंने कभी नहीं देखी। फिर भी किताबों की पंक्ति में खाली जगह देखकर लगता है कि कुछ किताबें बाहर निकाली गई हैं। वो किताबें कहाँ है? नृपेन कमरे के इधर उधर देखते हुए बोला, ये नहीं बता सकता, इस कमरे में तो नहीं है। प्रभात बाबू से पूछूं? व्योमकेश बोले, अभी नहीं, इतनी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, बाहर अनादि हलदर कहाँ कहाँ ज़्यादा जाते थे? नृपेन ने कहा, मालिक ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब निकलते थे तो या तो सॉलिसिटर से मिलने जाते थे या बैंक जाते थे। इसके अलावा कहीं और ज़्यादा नहीं जाते थे। व्योमकेश ने दूसरी शेल्फ की ओर देखा। दूसरी शेल्फ पर कई शीशी और बोतलें रखी थी। शीशियाँ पेटेंट दवाइयों की थी और बोतलें विदेशी शराब की। एक बोतल की शराब लगभग आधी नीचे तक चली गई थी, बाकी सब सील की हुई थी। व्योमकेश ने पूछा, अनादि हलदर शराब पीते थे? नृपेन ने कहा, नहीं, वो माताल नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी पीते थे। कभी कभी गंध भी आई। दवाइयों की शीशियों की जांच की तो ज़्यादातर टॉनिक जैसी दवाइयाँ थी, जो पुराने जवानपन को वापस लाने वाली विदेशी मिश्रित दवाइयाँ। व्योमकेश ने पूछा, शाम के बाद घूमने का कोई रिवाज था उनका? नृपेन ने कहा, बहुत नहीं, महीने में 2-3 दिन ही बाहर जाते थे। वाह, अनादि हलदर का पूरा चरित्र अब साफ हो रहा है, खासा चरित्र। व्योमकेश ने अलमारी की तीसरी शेल्फ पर ध्यान दिया। तीसरी शेल्फ पर कई मोटे मोटे खाता बही और कुछ फाइलें थी। खाता बही को कार्डबोर्ड से मजबूत बांधा गया था। खोला तो व्यापार से संबंधित हिसाब किताब निकला। व्यापार की रीति रिवाज समझने के लिए खाता बही को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन अभी समय नहीं था। व्योमकेश ने नृपेन से पूछा, आपको पता है कि अनादि हलदर किस तरह का व्यापार करते थे? नृपेन ने कहा, पहले मालिक का क्या व्यापार करते थे मुझे पता नहीं, वे अपनी बात किसी को नहीं बताते थे। लेकिन युद्ध की शुरुआत में उन्होंने जापानी माल खरीदा था। कॉटन मिल में जो कच्चा माल लगता है वही सस्ते में खरीदा, फिर काले बाजार की कीमत पर बेचा। व्योमकेश ने कहा, समझ गया। व्योमकेश ने एक फाइल उठाई और उसका कवर खोला। फाइल में तरह तरह के दस्तावेज रखे थे, नए घर के कागज़, सॉलिसिटर के पत्र, घर के किराए के रसीद आदि। व्योमकेश ने कागज़ों पर हल्की नज़र डालते हुए पन्ने पलटने शुरू किए और एक पन्ने पर रुक गए। एक लंबा कागज़ जिस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और नीचे स्टाम्प के ऊपर हस्ताक्षर थे। व्योमकेश ने वह कागज़ फाइल से बाहर निकाला, चेहरे के पास ले जाकर ध्यान से पढ़ने लगे। मैंने करीब जाकर देखा, ये एक हैंड नोट था। इसमें लिखा था कि अनादि हलदर ने दया लहरी मजूमदार नामक व्यक्ति को 5,000 रुपये उधार दिए। व्योमकेश ने हैंड नोट से आंखें उठाकर पूछा, दया लहरी मजूमदार कौन है? नृपेन कुछ देर तक देखते रहे और फिर बोले, दया लहरी? हाँ, याद आया। थोड़ा पास आकर उन्होंने धीमे स्वर में कहा,
दया लहरी साहब की बेटी के लिए प्रभात बाबू शादी करना चाहते थे, लेकिन मालिक ने बेटी को देखकर पसंद नहीं किया। बेटी? छोटी? हम में से किसी ने नहीं देखा। लेकिन 5,000 रुपये उधार देने का क्या मतलब है? पता नहीं, शायद इसी वजह से। इस वजह से क्या? शायद जिसे पैसे उधार दिए गए उसके बेटी के साथ मालिक प्रभात बाबू की शादी नहीं कराना चाहते थे। हो सकता है। क्या अनादि हलदर व्यापार करते थे? नहीं, मैंने उन्हें कभी किसी को पैसे उधार देते नहीं देखा। हैंड नोट में तारीख है 11/9/1946, यानी करीब 1 महीने पहले। अनादि हलदर बेटी को देखने कब गए थे? लगभग उसी समय। तारीख याद नहीं है। दया लहरी मजूमदार के बारे में आपको कुछ पता है? कुछ नहीं। बाहर से सुना है कि लड़की बहुत अच्छी गाती है और पहले ही नाम कमा चुकी है। वे पूर्व बंगाल के लोग हैं, हाल ही में कोलकाता आए हैं। अच्छा, अजीत, दया लहरी मजूमदार का पता याद कर लेना। व्योमकेश ने हैंड नोट देखकर पढ़ा। 13/3 रामधनु लेन, श्याम बाजार। मैंने मन ही मन यह पता कई बार दोहराया। व्योमकेश अलमारी के सबसे निचले तख्ते की जांच करने लगे। नीचे केवल एक लकड़ी का हैंड बॉक्स था और कुछ नहीं। बॉक्स में ताला लगा था। व्योमकेश ने चाबी घुमाई और ढकला उठाया। अंदर थे कुछ 10 रुपए के नोट, कुछ सिक्के, पैसे और एक चेक बही। व्योमकेश ने नोट गिने। 260 रुपये। चेक बही मोटी थी, लगभग 100 चेक की बही। उसमें से आधे से अधिक खर्च हो चुके थे। व्योमकेश ने इस्तेमाल हुए चेकों को उलटते हुए देखा और पूछा, क्या अनादि हलदर भारत बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में पैसा रखते थे? नृपेन ने कहा, मैं नहीं जानता कि वे किस बैंक में पैसा रखते थे। अचंभित हो, नया घर बन रहा है, ठेकेदार को पैसा कैसे देते थे? नगद देते थे। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं रसीद का मसौदा बनाकर ठेकेदार को साइन करवाता था। जिस दिन पैसा देना होता उस दिन सुबह 9 बजे मालिक निकलते और 11 बजे लौटते, फिर ठेकेदार को पैसा देते। मतलब बैंक से पैसा लेने जाते थे। मुझे यही लगता है। घर की वजह से ठेकेदार को कितने पैसे दिए गए, आपको पता है? नृपेन ने मन ही मन हिसाब किया और कहा, लगभग 30,000 रुपये दिए गए। रसीदें शायद फाइल में होगी, अगर जानना चाहो। व्योमकेश ने चेक बही रख दी और आधे स्वगत स्वर में कहा, काफ़ी आश्चर्य की बात है। नहीं, बारीकी का हिसाब किताब ज़रूरी नहीं। चलो अजीत, इस कमरे में जो देखा वो देख लिया। फिर उन्होंने अलमारी ध्यानपूर्वक बंद कर दी। इस समय ननीबाला एक बड़े थाली पर 4 कप चाय लेकर कमरे में आई। लीजिए, प्रभात अपने कमरे में सो रहे हैं, उनकी चाय लेकर आई हूँ। नृपेन ने लाइट बंद कर दी। खिड़की से देखा तो बाहर का दृश्य अब काफ़ी साफ दिख रहा था। हम तीनों चाय के कप हाथ में लेकर बाहर के कमरे में चले गए। केष्टो बाबू का चाय का कप थाली पर रखा गया और ननीबाला हमारे साथ आई। बेंच पर लंबा होकर सो रहे केष्टो बाबू गहरी नींद में थे। उनके नाक से सांसों की आवाज़ आ रही थी। बालकनी में झाँक कर देखा। अनादि हलदर के मृत चेहरे पर सुबह की धूप पड़ रही थी। मक्खियाँ गंध को भाप कर इकट्ठी हो रही थी। चाय खत्म करके कप रख दिए। तभी सीढ़ियों से पैरों की आवाज़ सुनाई दी। शायद पुलिस आ गई, लेकिन मेरा अनुमान गलत था। पुलिस अभी तक नहीं आई थी। जो लोग अंदर आए वे 3 थे। एक अपरिचित बुजुर्ग सज्जन, साथ में निमाई और निताई। जैसे गुपचुप घुस आए और दूरी से ही उनकी उपस्थिति का पता चल गया। ठीक वैसा ही जैसे एक शिकारी को शिकार की गंध सूंघ आती है। पैरों की आवाज़ से केष्टो बाबू की नींद टूट गई। उन्होंने आंख रगड़ते हुए उठकर बैठ गए। अंदर की ओर प्रभात भी आ गया। पहले दोनों पक्षों ने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। निमाई और निताई बुजुर्ग सज्जन के दोनों तरफ खड़े थे। उनकी नज़रें हमारी तरफ देखकर धीरे धीरे व्योमकेश पर टिक गई। उनकी निगाह में संशय था। शायद उन्होंने व्योमकेश को पहचान लिया। पहले व्योमकेश ने पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? निमाई और निताई तुरंत बुजुर्ग सज्जन के कान में कुछ फुसफुसाए। बुजुर्ग सज्जन का चेहरा कठोर था। कच्चे पके दाढ़ी मूछें उभरी हुई थी। अचानक नींद से जगने की वजह से उनका मूड भी ठीक नहीं था। उन्होंने कुछ क्षण व्योमकेश को गंभीर नज़रों से देखा और तीखे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? व्योमकेश ने कहा, आप कह सकते हैं पारिवारिक मित्र। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है। तीनों की आंखों में आश्चर्य और सतर्कता झलक गई। बुजुर्ग सज्जन ने थोड़ा सांस लिया और पूछा, जासूस?
व्योमकेश ने कहा, मैं सच्चाई का खोजी हूँ। बुजुर्ग सज्जन ने घृणा भरी आवाज़ निकाली। फिर प्रभात की ओर देख कर कहा, हमें खबर मिली है कि अनादि हल्दर की मौत हो गई है। ये दोनों भाई निमाई और निताई हल्दर उनके भतीजे और वारिस है। ये मरने वाले की संपत्ति अपने कब्जे में लेने आए हैं। ये घर आपको खाली करना होगा। प्रभात कुछ देर बेखबर सा होकर व्योमकेश की ओर देखने लगा। व्योमकेश ने कहा, ऐसा है, घर छोड़ना होगा, पर आप कौन हैं ये तो मालूम नहीं हुआ। बुजुर्ग बोले, मैं इनका वकील कामिनी कांत मुस्तफ़ी हूँ। व्योमकेश ने कहा, वकील? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अनादि हल्दर के भतीजे ही उनके वारिस नहीं हैं। उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था। वकील कामिनी कांत ने नाक से आवाज़ निकाली और तिरस्कार भरी निगाह से व्योमकेश को देखा और बोले, जब आप पारिवारिक मित्र कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनादि हल्दर ने दत्तक पुत्र नहीं लिया। दत्तक केवल बोलकर नहीं लिया जाता, दस्तावेज बनवाने होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, संस्कार कार्य करने पड़ते हैं। अनादि हल्दर ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। अब आप सबको एक झोले थैले लेकर यहाँ से निकल जाना होगा। यहाँ कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जो भी यहाँ है सब मेरे मुवक्किलों की संपत्ति है। व्योमकेश कुछ पल के लिए चौंक कर प्रभात की ओर देखने लगे, फिर संभल कर मुस्कुरा दिए और कहा, सोचा था कि धमकाकर अनादि हल्दर की संपत्ति हड़प लेंगे। इतनी आसानी से संपत्ति नहीं मिलती वकील साहब। दत्तक पुत्र लेना कानूनी बात नहीं है। इसकी अदालत में पुष्टि करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आप कब्जा जमवा पाएंगे, समझे। वकील बोला, अगर आप लोग अभी घर नहीं छोड़ेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। व्योमकेश ने कहा, पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस तो खुद ही आ गई है। अच्छा बताइए, आप लोगों को ये इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि अनादि हल्दर की मौत हो गई? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए। तभी निमाई और निताई में से किसी ने बोल दिया, 2 घंटे? काका तो रात के 11 बजे मर गए और बीच में ही रुक गया। व्योमकेश ने मीठे स्वर में कहा, 11 बजे मर गए? आप कैसे जाने? क्या आप मौत के वक्त वहाँ मौजूद थे? क्या आपके हाथ में बंदूक थी? निमाई निताई बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए। वकील ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग चुप रहो, सब कुछ देख लूँगा। तो तुम लोग कब्ज़ा छोड़ोगे नहीं? ठीक है, अदालत से ही निपटा जाएगा। कहकर वो अपने मुवक्किलों का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतर गया। व्योमकेश ने कहा, चले थोड़ा और सब्र करें, पुलिस आकर भाइयों के बयान ज़रूर सुनेगी। आप लोग कल रात 11 बजे कहाँ थे? व्योमकेश की बात पूरी होने से पहले ही भाई भतीजों की जोड़ी वकील को पीछे छोड़ते हुए तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतर कर गायब हो गई। वकील कामिनीकांत मुस्तफ़ी ने व्योमकेश की ओर एक कटु नज़र डालकर उनका पीछा किया। उनके कदमों की आवाज़ नीचे मिलते ही व्योमकेश ने प्रभात की ओर मुड़कर पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कानूनी रूप से अनादि हल्दर के दत्तक पुत्र नहीं हैं? प्रभात गुस्से भरे चेहरे के साथ खड़ा होकर गर्दन खुजलाने लगा। तभी ननीबाला देवी आगे बढ़ी। ध्यान नहीं गया था कि उनका चेहरा सूख कर मुरझा गया है और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने पूछा, व्योमकेश बाबू, जो उन्होंने कहा वो सच है? प्रभात अनादि हल्दर का दत्तक पुत्र नहीं है? व्योमकेश ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ प्रभात बाबू। प्रभात ने होठ चाटते हुए अस्पष्ट स्वर में कहा, मैं कानून नहीं जानता। पहले कोलकाता आने के बाद अनादि हल्दर मुझे सॉलिसिटर के पास ऑफिस ले गए थे। वहाँ सुना कि दत्तक पुत्र लेने के लिए दस्तावेज रजिस्ट्री करनी पड़ती है, होम यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं हुआ। व्योमकेश ने पूछा, तो आप जानते थे कि आप अनादि हल्दर की संपत्ति के वारिस नहीं हैं? हाँ, जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि मृत्यु से पहले अनादि हल्दर दस्तावेज रजिस्टर करके आपको दत्तक पुत्र बना देंगे। हाँ। कुछ समय चुप्पी रही। फिर ननीबाला ने लंबा और कंपित सांस लिया और कहा, तो प्रभात कुछ भी नहीं पाएगा, सब कुछ वही निमाई और निताई को मिलेगा। ननीबाला का विशाल शरीर जैसे अचानक ढीला पड़ गया और वह ज़मीन पर बैठ गई। प्रभात जल्दी से ननीबाला के पास जाकर बैठा और गंभीर आवाज़ में कहा, परेशान क्यों होती हो माँ? हमारे पास दुकान है, उसी से दोनों का गुजारा हो जाएगा। ननीबाला ने प्रभात की गर्दन पकड़कर रोना शुरू कर दिया। वैसे अनादि हल्दर की मृत्यु के बाद उसे रोते हुए देखा गया। व्योमकेश ने अपनी आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा, फिर कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई और अचानक पूछा, नृपेन बाबू कहाँ है?
अब तक नृपेन की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। वो पूरी तरह अदृश्य हो गया था। व्योमकेश ने मुझे इशारा किया। मैं नृपेन के कमरे की ओर बढ़ा, तभी वो खुद लौट आया और बोला, मैं यही हूँ। व्योमकेश ने पूछा, कहाँ गए थे? मैं एक बार छत पर गया था। नृपेन के चेहरे को देखकर लगता है कि किसी कारण से वह अब शांत हो गया है। व्योमकेश ने कहा, छत पर? दूसरी मंजिल की छत पर? नहीं, दोनों मंजिलों में छत है। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसी छत है। जिस गली से नृपेन के कमरे तक रास्ता जाता है उसके अंतिम छोर पर एक दरवाज़ा है। उसके पार छत है। वहाँ थोड़ी जगह है, जैसे शतरंज के बोर्ड की तरह आलीसा से घिरी हुई। पीछे एक अन्य घर की दीवार और पास में गली के उस पार अनादि हलदर का नया घर। छत पर खड़े होकर नया घर साफ दिखाई देता है और अगर लंबा अभ्यास हो तो इस घर से उस घर तक पहुंचना संभव है। नए घर की दीवार दूसरी मंजिल की छत तक पहुंचती है, पूरी तरह मजबूत बनाई गई। अलीसा की ओर घूमते हुए व्योमकेश ने पूछा, छत का दरवाज़ा रात में खुला रहता है? नृपेन ने कहा, खुला नहीं रहता। करता रोज रात को सोने से पहले अपने हाथ से दरवाज़ा बंद कर देते थे। कल रात बंद था? ये नहीं जानता। जब आप थोड़ी देर पहले आए थे तब खुला था या बंद? नृपेन ने आकाश की ओर देखकर गला खुजलाया और अंत में कहा, क्या बताऊँ, याद नहीं कर पा रहा, मन कहीं और था। हम कमरे में लौट आए। ननीबाला देवी अभी भी व्यथित मुद्रा में फर्श पर पैर फैलाकर बैठी थी और प्रभात धीरे धीरे उन्हें सांत्वना दे रहा था। केष्ट बाबू ने चाय का प्याला खत्म कर रखा था। व्योमकेश ने कहा, अब तक पुलिस नहीं आई, हम चले? अजीत, जाने से पहले चाबी वही सही जगह पर रखनी होगी, नहीं तो पुलिस आकर हंगामा कर देगी। हम बालकनी में गए। मक्खियाँ शव के ऊपर इकट्ठा हो चुकी थी। व्योमकेश झुककर चाबी मृतक की कमर की रस्सी में बांधते हुए बोला, लो अजीत, देखो। झुक कर देखा तो कमर के पास रस्सी के पास एक दाग था, एक छोटा सा चिन्ह, कुछ ऐसा जैसे आधे सिक्के के आकार का दाग। मैंने पूछा, क्या दाग है ये? व्योमकेश ने दाग पर उंगली फेरते हुए कहा, खून जैसा दिखता है, पर खून नहीं है, किसी और तरह का दाग है।